रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है। तो कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी और फेज जो होता है वो चेंज नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इसको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं हम। सपोज एक स्लैब है आपकी, ये ग्लास की है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये इसके ऊपर कोई नॉर्मल है। ये मान लो आपका कोई भी मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम रिफ्रैक्शन समझ रहे हैं, उसके बाद मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा। तो सपोज ये लाइट इस मीडियम में है ऐसे, और ये इस तरह से बेंड होगी। मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जो है वो कम है μ2 से। तो ये एंगल बना आपका I1 और ये बना R1। I1 को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, R1 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से मीडियम 1 से 2 में जा रही है और μ1 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 से कम है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे हम रेरर मीडियम कहते हैं। तो यहां पे ये रेरर मीडियम है, और क्योंकि μ2 μ1 से ज़्यादा है तो इसको कहेंगे हम डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे रेरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो देखो उसको जाना बिल्कुल सीधा था लेकिन वो बेंड होगी, इस तरफ होगी, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं हम तो उसकी कुछ रिफ्रैक्शन के टाइम पे कुछ कंडीशंस है। इसमें जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, इसे इंसिडेंट लाइट कहते हैं, इसे नॉर्मल कहते हैं, इसे रिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं। RL इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। IL is called incident light. N is called normal. तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट आर इन सेम प्लेन। बेटा ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। मतलब जैसे आपको मैंने रिफ्लेक्शन में बताया था कि सपोज ये एक प्लेन है, दिस इज ए प्लेन, तो इसी प्लेन पे ये जो लाइट आ रही है आपको आती दिखेगी, यहीं पे नॉर्मल होगा और यहीं से वो रिफ्लेक्ट करेगी, यानी किसी दूसरे प्लेन में वो नहीं जाएगी। ऐसे मान लो कि ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन में ये कोई लाइट आई, इसी में ये नॉर्मल है, और ये लाइट यहीं इसी प्लेन में वो बेंड होके अगले मीडियम में चलेगी। तो ये एक ही प्लेन में होना चाहिए, किसी दूसरे प्लेन में ये लाइट नहीं जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, एंड फेज डू नॉट चेंज। जो फ्रीक्वेंसी और फेज इंसिडेंट लाइट का है वही रिफ्लेक्टेड लाइट का होगा, यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट का या रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी और फेज कभी चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को लेके जाओगे, उसमें उसकी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ये चेंज हो जाती है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब μ1 इंटू साइन आई, μ2 इंटू साइन आर 1, ये कांस्टेंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन में जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि μ1 है, और ये जो एंगल है I1, और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और उसका एंगल है R1, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल अगर मैं ऐसे लिखूं इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल जो कि I1 है दैट इज कांस्टेंट। I1 हो या R1 हो, दोनों कांस्टेंट होंगे। इसी से हमने ये फॉर्मूला बना दिया कि μ1 इंटू साइन I1 ये फर्स्ट मीडियम का है, ये सेकंड मीडियम का है, तो ये कांस्टेंट रहेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो μ2 बाई μ1 साइन I1, ये यहाँ 2 नहीं था, ये 1 है, मैंने 1 लिया हुआ है यहाँ पे, अपॉन साइन R1। इस टर्म को आप लिख सकते हो 1⁻²। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है कि 1 अगर ऊपर है 2 नीचे है, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 जो नीचे है विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि लाइट जो है 1 से 2 में आ रही है, तो हमें कहना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखिए इसको, अभी मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए हैं कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या है। ये एक्चुअली इसे 3 जो पॉइंट है इसे लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हेडलाइन दे देना आप, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे म्यू से या हम स्मॉल n से भी डिनोट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स बेसिकली नेचर ऑफ मीडियम बताता है हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड नेचर ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आपकी लाइट जा रही है उसकी जो नेचर है उसको डिस्क्राइब करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम कैसे बनाएंगे कि सपोज ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है c और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है v। जो लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आई, मान लो ऐसे करके आई, यहां से ये बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है, वो बताऊंगा कैसे। तो इस मीडियम में अगर एयर है तो एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो c होती है, हमें पता है, और जब वो मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड जो है लाइट से कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कह दो अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
तो इसमें V1 स्पीड है, इधर V2 स्पीड है। तो आप इसको ऐसे कह दो, V1 को मैंने C माना है और V2 को मैंने V माना है। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V। ये कब है? जब आप मीडियम 1 से 2 तक जा रहे हो, मीडियम 1 से 2 तक। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूं। लाइक जब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो हम लिखेंगे V1/V2, V1/V2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 μ2, अभी इससे पहले मैंने बताया था, μ2/μ1 इज इक्वल टू, अब मैंने म्यू को क्या एक्सप्लेन किया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर मुझे μ2 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करना हो, सपोज मुझे μ2 वाला एक्सप्लेन करना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये होता है C और ये होता है V, मतलब एक जो स्पीड है वो C होनी चाहिए, मतलब हम एयर के साथ कंपैरिजन में करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैं μ2 को जब डिस्क्राइब करूंगा तो यहां लिखूंगा C/, सपोज यहां स्पीड इसकी कितनी है V2 और μ1 में स्पीड कितनी है V1, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये V1/V2 आ गया, जैसे मैंने ऊपर बताया था। सो इसको हम क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू V1/V2। अगर ऐसा हो जाए कि μ1 2 to 1, तो ये उल्टा हो जाएगा, V2/V1। ठीक है, देखिए इसको, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम भी कह सकते हैं। और दूसरा देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये हमें ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक वर्ड होता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का मतलब होता है कि उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, मतलब लाइट उस मीडियम में कैसे ट्रेवल कर सकती है, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। मास डेंसिटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर मीडियम का मास कितना है। मास डेंसिटी मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम का मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। दोनों डिफरेंट बातें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मीडियम है, उसकी मास डेंसिटी ज़्यादा है बट उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, या किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन उसका मास कम है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे मैं स्पेशली लिख देता हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू मास डेंसिटी। ये एक अलग चीज़ है। मास डेंसिटी अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। अब जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर म्यू, इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है। लेस म्यू मतलब वो रेरर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट एक ऐसे मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जिसकी डेंसिटी जो है, मतलब म्यू जो है वो ज़्यादा है, तो उसे डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिसका म्यू कम है वो रेयर मीडियम कहते हैं। जैसे इस केस में था, तो यहाँ पे जो
हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो μ1 है और ये μ2 है। तो अगर μ2 μ1 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे रे जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। तो रेरर और डेंसर में मैंने बहुत बार देखा है बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं। वो रेरर उस चीज़ को समझते हैं कि जिसका मास कम है, मास डेंसिटी कम है, और डेंसर उसको कहते हैं जिसकी मास डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये गलत है। आपको रेरर और डेंसर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखना है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेरर है। देखिए इसको बेटा, अब एक चीज और देखिए, इसी चीज से मैं आपको बताऊंगा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, क्यों लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। देखिए सपोज मैं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूं, ये नॉर्मल है, ये लाइट है, ये बेंड कर गई अपने पाथ से, अदरवाइज इसको इधर जाना था। ये एंगल आपका है आई, दिस इज आर, ये μ1 है, ये μ2 है। तो रूल क्या कहता है कि म्यू जब 1 से 2 जा रहा है मतलब 2μ1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मैंने आपको पहले बताया था μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। बेसिकली इसका एक नाम गिवन है, उस नेम को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। ये फेनामिना एक साइंटिस्ट थे स्नेल्स, उन्होंने दिया था, इसलिए इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो जब μ2 के नीचे μ1 लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, साइन आई बाय साइन आर, नंबर 1। मैंने आपको अभी ये भी एक्सप्लेन किया था कि सपोज इस मीडियम में स्पीड है v2, इसमें स्पीड है v1, ये हम सपोज कर रहे हैं। तो μ2 को क्या लिख सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, c बाई v2 अपॉन c बाई v1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये आपका आ गया v1 अपॉन v2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब मैं यहां पे एक केस लेता हूं, केस 1, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर वेलोसिटी v1 में ज़्यादा है v2 में कम है, तो इससे क्या होगा कि v1 बाई v2 इज ग्रेटर देन 1, v1 बाई v2 ग्रेटर देन 1, यानी साइन आई अपॉन साइन आर ये भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आई जो है वो बड़ा बनेगा आर से। अगर v1 ज़्यादा है v2 से, तो v1 ज़्यादा v2 से है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट r से ज़्यादा होगा। तो v1 ज़्यादा कब होगा, जब हम इसको मानेंगे कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, यानी उस टाइम पे ये जो आई है r से बड़ा है, तो हम कहेंगे रे व्हेन मूव from rarer to denser it bend toward normal। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये रे इधर से इधर आ गई, क्योंकि देखो स्पीड रेरर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर में कम होती है, ये हमें पता है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब रेयर से डेंसर जाएंगे तो रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दूसरा पॉइंट, केस 2, अगर आप उल्टा लेके चलें कि अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो V1 बाई V2 लेस देन 1 है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, R आपका लेस देन I आ जाएगा। तो V2 ग्रेटर देन V1 का मतलब क्या है, अब हम अंदर वाली चीज को मानते हैं कि वो रेयर मीडियम में और बाहर वाली को मानते हैं डेंसर मीडियम में, है ना। तो अगर आपकी यहां पे, ये तो वही चीज आ गई, उल्टा कर गए मैं यहां पे, सॉरी। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो हम कहेंगे V1 बाई V2 इज लेस देन 1। तो यहां से V1 इज, क्योंकि V1 बाई V2 साइन आई अपॉन साइन आर के है, तो साइन आई लेस देन साइन आर, तो यहां से I इज लेस देन आर हो जाएगा। यस, अब सही हुआ। इस केस में क्या है कि I जो है वो R से कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। कैसे? इस केस में ऐसे देख लो, सीधे ये है कि मान लो मैंने कोई मिरर रख दिया यहाँ पे सपोज, तो ये रे जो है अभी वापस जाएगी, तो ये अब एंगल ऑफ इंसिडेंट की तरह काम करेगा और ये नॉर्मल से देखो अवे हो गई, दूर। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयर जा रही है, ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए इसको, नेक्स्ट देखिए, इसी में एक दो चीजें और बता रहा हूं मैं आपको। ये तो मैंने कॉज बताए थे, ये हमारी स्लैब है, ये नॉर्मल है, ये लाइट है जो μ1 से μ2 में आ रहा है, और μ1 मैंने अभी डेंसर, μ2 को डेंसर माना है। इसी ये जो लाइट है ये वैसे इस साइड जा रही थी, बट यहाँ से ये बेंड होके इधर आ गई, फिर यहाँ पे नॉर्मल है। जब वो निकलेगी यहाँ से ऐसे फिर से निकल जाएगी, जो कि इस इंसिडेंट लाइट के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस है T, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, ये R है तो ये भी R होगा, अल्टरनेटिंग एंगल हो गया। इसे अमर्जेंट एंगल कहते हैं, ये अमर्जेंट लाइट है। अमर्जेंट लाइट वो होती है जो बाहर निकलती है इससे, ये अमर्जेंट एंगल हो गया। ये अमर्जेंट लाइट है। बेटा यहां पे ना लॉ तो वही लग गया हमारा, स्नेल्स लॉ जो है। क्या कहता है स्नेल्स लॉ कि μ1 इंटू साइन आई लिया हुआ मैंने, इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज द स्नेल्स लॉ। इसको आप लिख सकते हो 1 μ2।
इस केस में सपोज ये m है, ये a है, इसको मैं मान लेता हूं n डैश। m से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो इस पे परपेंडिकुलर हो। इस mn को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जो आपकी इंसिडेंट लाइट है ये वाली और जो आपकी इमर्जेंट लाइट है, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इतना देख लो आप, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AMN, A, M और N, इसमें ये वाला एंगल लेंगे पहले हम। ये पूरा एंगल कितना था? I का था, उसमें से ये निकाल दो R, तो ये हो गया साइन I माइनस R। तो अगर मैं यहाँ पे साइन I माइनस R की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा? इसके सामने ये परपेंडिकुलर है MN और AM इसका हाइपोटेनियस है। तो मुझे MN निकालना है, उसके लिए मुझे AM की वैल्यू चाहिए। तो फिर हम ट्रायंगल लेंगे AN डैश M, AN डैश M। यहाँ पे ये निकालते हैं हम कॉस R। तो कॉस R की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस जो कि AN डैश है अपॉन हाइपोटेनियस जो कि AM है। तो यहाँ से हमारा AM कितना आ गया? AN डैश बाई कॉस R, यानी AM इज इक्वल टू T बाई कॉस R। T इसकी थिकनेस है। तो फर्स्ट इक्वेशन से साइन I माइनस R ये वाला इज इक्वल टू MN अपॉन AM जो कि T बाई कॉस R है, ऊपर चला गया। MN की वैल्यू आ गई T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। तो इसको हम कहते हैं लेटर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो जब हम कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई जगह पे हमें लेटर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी जाती है, जहाँ हमें कोई और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी नीड रहती है। ठीक है बेटा, देखिए इसको।